हाइपरसोनिक मिसाइल सुर्खियों में क्यों? ईरान ने स्वदेश निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी हथियार प्रणाली है जो ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज मैक 5 रफ्तार से उड़ान भर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह तुलना में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती हैं। हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियाँ 2 प्रकार की होती हैं: हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ये निर्धारित लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पूर्व एक पारंपरिक रॉकेट के माध्यम से पहले वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, फिर उसके बाद ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग होकर इच्छित लक्ष्य की ओर अति तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद यह मिसाइल उस दिशा में एयर ब्रीथिंग हाई स्पीड इंजन या स्क्रैमजेट द्वारा संचालित होती हैं। हाइपरसोनिक हथियारों के लाभ। हाइपरसोनिक हथियार केवल गतिज ऊर्जा यानी गति से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भूमिगत क्षेत्रों में आसान लक्ष्यों को नष्ट करने हेतु करते हैं। ये मिसाइलें सुदूर रक्षित और या टाइम क्रिटिकल खतरों जैसे रोड मोबाइल लॉन्चर के खिलाफ जवाबी और लॉन्ग रेंज हमले कर सकती हैं। इनकी उच्च गति और परिवर्तनशीलता की क्षमता के चलते इनका पता लगा पाना कठिन होता है। भारत की स्थिति। भारत ने अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत मैक 6 स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रमों का विकास करने में अमेरिका, रूस और चीन अग्रणी हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर हमले में पहली बार एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का इस्तेमाल किया। संबंधित घटनाक्रम। एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल। डीआरडीओ ने समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक अंतःवायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का उपयोग शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से निपटने के लिए किया जाएगा। मैक नंबर। सबसोनिक मैक 1.0। ट्रांसोनिक मैक = 1.0। सुपरसोनिक मैक 1.0। मैक ग्रेटर है यहाँ पे, मैक ग्रेटर देन 1.0। हाइपरसोनिक मैक ग्रेटर देन 5.0। संबंधित घटनाक्रम। एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल। डीआरडीओ ने समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक अंतःवायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का सफलता उपयोग शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से निपटने के लिए किया जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल अपने उड़ान पथ पर बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल चापाकार पथ का अनुसरण करती हैं। इसे आरंभिक चरण में रॉकेट बूस्टर के माध्यम से एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं और मिसाइल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से गिरते हुए लक्ष्य पर हमला कर देती हैं। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें 5500 किमी से अधिक रेंज, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाकर और पुनः वायुमंडल में प्रवेश करके लक्ष्य पर हमला करती हैं। वहीं एक क्रूज मिसाइल स्वचालित इम्पैक्ट के समय तक निर्देशित यान होती हैं।
ये अपने अधिकतर उड़ान पथ के लिए वायुगतिकीय उत्थान के माध्यम से उड़ान को बनाए रखती हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इसका एक उदाहरण है। मिसाइल का प्रक्षेप पथ, रेंज, प्रक्षेपण बिंदु, लक्ष्य, रेंज, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वायुमंडल, हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल, वायु अंतरिक्ष, बैलिस्टिक मिसाइल। सुर्खियों में रही अन्य महत्वपूर्ण मिसाइलें। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रलय मिसाइल के बारे में, इसे DRDO ने विकसित किया है। रेंज 150 से 500 किमी दूरी तक मार करने वाली 60 रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। प्रकार, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भार, ले जाने की क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम। इसमें ठोस ईंधन प्ररोधक होता है जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है। अस्त्र मिसाइल। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र मिसाइल के बारे में, इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली है और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। तेजी से हवाई मार्ग बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों का पता लगाने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सभी मौसमों तथा दिन और रात में भी कार्य करने की क्षमता से युक्त है। इसे लड़ाकू विमानों से भी दागने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रेंज MK1 संस्करण के लिए 80 से 110 किलोमीटर और MK2 संस्करण के लिए 160 किलोमीटर, ऊंचाई 20 किमी तक, अधिकतम गति मैक 4.5 तक। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एनलोस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एनलॉस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एनलॉस गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हो गई हैं। स्पाइक एनलॉस को रूसी मूल के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के बेड़े के साथ एकीकृत किया जाएगा। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट के बारे में, यह स्पाइक मिसाइलों की छठी पीढ़ी से संबंधित है। यह लंबी दूरी से पहाड़ों के पीछे छुपे शत्रु के ठिकाने को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। यह हल्की और दागों एवं भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित मिसाइल है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है। सुर्खियों में रहे ड्रोन। एयरक्राफ्ट सबमरीन ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन 201, तपस जिसको बोलते हैं, तपस BH-201। भारतीय नौसेना तथा DRDO ने दूरस्थ ग्राउंड स्टेशन से INS सुभद्रा पर तपस UAV की कमान व नियंत्रण क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तपस BH-201 को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस मानव रहित हवाई वाहन है। पहले इसे रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था। इसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर
डीआरडीओ ने FWTD का सफल परीक्षण किया। FWTD के बारे में, यह एक प्रकार का स्वदेशी उच्च गति वाला फ्लाइंग विंग युक्त मानव रहित हवाई वाहन है। यह टेललेस कॉन्फ़िगरेशन वाला फिक्स्ड विंग आधारित विमान है। इसके मुख्य विंग्स में पेलोड रखने और ईंधन स्टोर करने की जगह होती है। यह भविष्य में विकसित किए जा सकने वाले मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों का एक लघु आकार वाला संस्करण है। इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने डिजाइन और विकसित किया है। महत्व, यह ग्राउंड रडार या अवसंरचना या पायलट की आवश्यकता के बिना सर्वेक्षण किए गए निर्देशांकों के साथ किसी भी रनवे से टेक ऑफ और वहां लैंडिंग कर सकता है। इसके लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग किया जाता है। ग्राउंड रडार इंफ्रास्ट्रक्चर पायलट की आवश्यकता के बिना ऑटोनोमस लैंडिंग करने में सक्षम है। इस परीक्षण के साथ भारत फ्लाइंग विंग तकनीक में महारत हासिल करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। इसे गोपनीय स्टील्थ लड़ाकू ड्रोन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। MQ-9B रीपर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 31 US MQ-9B प्रीडेटर रीपर ड्रोन बेचने को मंजूरी दी है। MQ-9B रीपर के बारे में, इन्हें उपग्रह की मदद से संचालित किया जा सकता है। ये एक बारे में 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकते हैं। इन्हें असैन्य विमानन के साथ सुरक्षित रूप से एकीकृत किया जा सकता है। इससे संयुक्त बलों और असैन्य अधिकारियों को रियल टाइम आधार पर परिस्थितियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। यह समुद्री खुफिया सूचनाएं जुटाने, टो लेने और निगरानी करने वाली क्षमताओं से लैस है। यह महासागर की सतह के ऊपर और नीचे रियल टाइम में खोज करने और गश्त लगाने की क्षमताओं से भी लैस है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने MQ-9B सी गार्जियन को सोनोबुई पानी के भीतर ध्वनिक तरंगों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला छोटा उपकरण से लैस करने की योजना बनाई है। MQ-9B के 2 वेरिएंट हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। सी गार्डियन समुद्री वेरिएंट है। विमान हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से छठा MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका ने छठा MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। MH-60R हेलीकॉप्टर के बारे में, इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने किया है। यह सभी मौसमों में उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर है। इसे अत्याधुनिक वैमानिकी और सेंसर से लैस किया गया है। इसे एक साथ कई मिशनों को संपन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमुख विशेषताएं, यह एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह अपनी असाधारण एंटी सबमरीन वारफेयर निगरानी, एंटी शिपिंग तथा खोज और बचाव क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ध्रुव उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर, एक सरकारी विनियामक संस्था के अनुसार ध्रुव हेलीकॉप्टर की सुरक्षा प्रणाली में अपग्रेड की आवश्यकता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में, यह एक बहुभूमिका और बहु मिशन वाला नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है। यह असैन्य और सैन्य दोनों तरह की भूमिका निभाने में सक्षम है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। यह सभी मौसम में परिचालित होने में सक्षम है और 2 शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है। हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस ने भारतीय वायुसेना में 7 साल की सेवा पूरी कर ली है। तेजस के बारे में, यह 4.5 पीढ़ी का तथा हर मौसम के लिए उपयुक्त और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। तेजस विमान
आक्रामक हवाई सहायता, नज़दीकी युद्धक और ज़मीनी हमले करने में सक्षम है। इसे वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने डिज़ाइन किया गया था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित किया था। मुख्य विशेषताएं: यह अपनी श्रेणी में सबसे छोटा और हल्का विमान है। उड़ान के दौरान ईंधन भरने में सक्षम है। अत्याधुनिक सैटेलाइट सहायता प्राप्त इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली से युक्त है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड। इंडियन आर्मी ने स्वदेशी रूप से विकसित LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में लगे रॉकेट्स और टर्रेट गन्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। प्रचंड के बारे में: LCH प्रचंड एक बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिज़ाइन और विकसित किया है। यह अपनी श्रेणी में विश्व का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सकता है। यह हवा से ज़मीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागने में सक्षम है। यह शक्ति इंजन नामक 5.8 टन के ट्विन इंजन से संचालित होता है। इसे मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे सियाचिन ग्लेशियर में तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पनडुब्बी जहाज़ प्रोजेक्ट 75 इंडिया, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, P75 इंडिया परियोजना P75 की जगह शुरू की गई है। P75 इंडिया 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना का हिस्सा है जो 2030 में समाप्त होगी। P75 इंडिया के लिए भारतीय बोलीदाता कंपनी को एक विदेशी सहयोगी के साथ गठजोड़ करना आवश्यक है। प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों की 2 श्रेणियों लाइन्स में से एक है। एक अन्य श्रेणी P75 इंडिया है। यह विदेशी कंपनियों से ली गई तकनीक की मदद के साथ स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण की योजना का हिस्सा है। P75 के तहत कलवरी, खंडेरी, करंज, वागीर और वेला को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। P75 के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बनाई गई है। ये पनडुब्बियां बेहतर सेंसर व हथियारों और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से युक्त होंगी। INS इम्फाल रक्षा मंत्रालय ने यार्ड 12706 इम्फाल युद्धपोत के क्रेस्ट का अनावरण किया है। इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए जा रहे 4 स्ट्रीट गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरा है। प्रोजेक्ट 15B पिछले दशक में नौसेना में शामिल किए गए कोलकाता श्रेणी के विध्वंसकों प्रोजेक्ट 15A का अनुवर्ती है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए अन्य 2 विध्वंसक युद्धपोत हैं INS विशाखापत्तनम और INS मोरमुगाओ। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने किया है। यह एक शक्तिशाली और बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, पोतरोधी मिसाइलों और टारपीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों एवं सेंसरों से लैस है। हाल ही में महेंद्रगिरी युद्धपोत को कमीशन किया गया है। यह प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी वर्ग का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास युद्धपोत का अनुवर्ती वर्ग है। इसमें प्रोजेक्ट 17A बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर तथा प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों को भारतीय नौसेना के पारसीप डिज़ाइन ब्यूरो ने स्वयं डिज़ाइन किया है।
अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। धनुष आर्टिलरी गन। धनुष 155 मिमी लंबी व 45 कैलिबर वाली आर्टिलरी गन है। रेंज, इसकी रेंज 36 किमी है। इसने विशेष गोला बारूद से लैस होकर 38 किमी की रेंज का भी पथ प्रदर्शन किया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली पहली आर्टिलरी गन है। विशेषताएं: यह इनर्शियल नेविगेशन आधारित साइटिंग सिस्टम ऑटो लेइंग की सुविधा से युक्त है। इसमें ऑन बोर्ड बैलिस्टिक कंप्यूटेशन, एक उन्नत डे नाइट डायरेक्ट फायरिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। सेल्फ प्रोपल्सन यूनिट इसे युद्ध क्षेत्र में स्वयं को सक्रिय करने की सुविधा प्रदान करती है। क्लस्टर बम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए सैन्य सहायता पैकेज के तहत यूक्रेन को क्लस्टर बमों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। क्लस्टर बम ऐसे कनस्तर होते हैं जो 10 से लेकर सैकड़ों छोटे बमों को ले जा सकते हैं। इन्हें सब म्यूनिशन भी कहा जाता है। इन कनस्तरों को विमान से गिराया जा सकता है, मिसाइलों से लॉन्च किया जा सकता है, या तोप, नौसैनिक गन या रॉकेट लॉन्चर से दागा जा सकता है। ये कनस्तर लक्षित क्षेत्र के आधार पर एक निर्धारित ऊंचाई पर खुल जाते हैं। इनका टाइमर की मदद से ज़मीन के करीब या ज़मीन पर विस्फोट किया जाता है। निराक्षी। भारत ने अपनी तरह का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी लॉन्च किया है। इसका उपयोग खदान का पता लगाने, खदानों को बंद करने, जल के नीचे सर्वेक्षण आदि के लिए किया जा सकता है। यह पानी के अंदर 4 घंटे तक रह सकता है और 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और एक MSME संस्था एरो स्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। वरुडास्त्र। भारतीय नौसेना द्वारा लाइव वारहेड के साथ वरुडास्त्र का समुद्र के भीतर स्थित लक्ष्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह पोत से प्रक्षेपित किया जाने वाला एक पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। इसे स्वदेशी रूप से तैयार एवं विकसित किया गया है। इसे DRDO के विजाग स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह बहुयुद्धक क्षमताओं से युक्त है। इसकी अधिकतम गति 40 समुद्री मील है तथा यह इसकी अधिकतम परिचालन गहराई 600 मीटर है, अर्थात यह समुद्र में 600 मीटर की गहराई तक टारगेट को लक्षित कर सकता है। थर्मोबेरिक बम। एक मानवाधिकार समूह ने म्यांमार की सेना पर थर्मोबेरिक बम के उपयोग का आरोप लगाया है। थर्मोबेरिक बम के बारे में, थर्मोबेरिक बम को वैक्यूम या एरोसेल बम अथवा फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। एक थर्मोबेरिक बम में 2 अलग अलग विस्फोटक चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। जब यह अपने लक्ष्य से टकराता है तो पहला विस्फोटक चार्ज कंटेनर को खोलता है और फ्यूल मिश्रण को व्यापक रूप से बादल के रूप में फैला देता है। एक दूसरा विस्फोटक चार्ज तब उस बादल में विस्फोट करता है। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा आग का गोला, एक विशाल विस्फोट की लहर और एक निर्वात उत्पन्न होता है जो आसपास की संपूर्ण ऑक्सीजन को सोख लेता है। थर्मोबेरिक हथियार कैसे काम करते हैं? सटीक निर्देशित बम लक्ष्य पर हमला करता है। एक छोटे से विस्फोट के बाद विस्फोटक सामग्री के बादलनुमा घेरे, धुआं, आग का गोला का निर्माण होता है। दूसरा विस्फोट उक्त बादलनुमा घेरे को प्रज्वलित करता है जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो मानव शरीर को वाष्पित करने में सक्षम होता है। प्रोजेक्ट संजय। थल सेना प्रोजेक्ट संजय के तहत एक नई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS बनाने पर काम कर रही है। BSS के तहत सभी युद्ध भूमि के युद्ध क्षेत्र के लिए निगरानी केंद्र बनाने का लक्ष्य है। यह प्रणाली हजारों सेंसर्स को एकीकृत करेगी।
इससे सभी स्तरों पर कमांडर्स और कार्मिकों को एकीकृत निगरानी तस्वीर प्रदान की जा सकेगी। इसके तहत यह आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकृत करके सेंसर शूटर ग्रिड को पूर्ण करेगी। अवार्ड्स और पुरस्कार। भौतिकी में नोबल पुरस्कार 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिकी का अध्ययन करने के लिए प्रकाश की एंटोसेकंड पल्सेस उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधियों की खोज हेतु दिया गया है। पुरस्कार विजेता पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनी एल हुडलियर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला हैं। इलेक्ट्रॉन गतिकी के बारे में। परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार और एवं उनकी गति को इलेक्ट्रॉन गतिकी कहते हैं। परमाणुओं के अंदर गतिविधियां अत्यंत सूक्ष्म टाइम स्केल में घटित होती हैं। परमाणु 1 सेकेंड के 1 अरबवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से में गति कर सकते हैं और घूम सकते हैं। इस टाइम स्केल को फेमेटो सेकेंड कहते हैं। एक फेमटो सेकेंड 10⁻⁻15 सेकेंड के बराबर होता है। इस खोज से पहले तक परमाणु के अंदर की गतिविधियों का अध्ययन फेमटो सेकेंड पल्सेस के जरिए किया जाता था। इलेक्ट्रॉन्स एटो सेकेंड में गति करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस खोज से पहले परमाणु के अंदर की गतिविधियों का अध्ययन फेमटो सेकेंड पल्सेस के जरिए किया जाता था, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की गतिविधियों को कैप्चर करना कठिन बना हुआ था। गौरतलब है कि एटो सेकेंड फेमटो सेकेंड से भी छोटा टाइम स्केल है। ब्रह्मांड के निर्माण से आज तक जितने सेकेंड्स गुजरे हैं उतने सेकेंड्स को 1 सेकेंड से विभाजित करने पर जो समय मान प्राप्त होगा वह 1 एटो सेकेंड होता है। अतः 1 एटो सेकेंड 1 सेकेंड के 1 × 10⁻⁻18 के बराबर होता है। इस खोज ने इस चुनौती पर कैसे काम किया? प्रकाश के एटो सेकेंड पल्सेस को उत्पन्न करना। एनी एल हुडलियर और उनके सहयोगियों ने नोबल गैस के माध्यम से अवरक्त लेजर प्रकाश को प्रवाहित किया। इसके परिणाम स्वरूप कई अलग अलग ओवरटोन उत्पन्न हुए। इससे प्रकाश की सबसे छोटे टाइम स्केल की पल्सेस का निर्माण हुआ, जो पहले संभव नहीं था। ओवरटोन्स प्रकाश की ऐसी तरंगें होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य मूल किरण की पूर्णांक अंश होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि मूल किरण की तरंग दैर्घ्य 100 है तो ओवरटोन की तरंग दैर्घ्य 10 से 25-50 आदि होगी। फंडामेंटल टोन में प्रत्येक चक्र में ओवरटोन के कई चरण होते हैं। प्रकाश तरंगों में ओवरटोन उपयुक्त तरीके से ही काम करते हैं। गिटार के तार टोन। प्रकाश की सबसे लघु अवधि वाली पल्स की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया को समझना। जब लेजर प्रकाश को किसी गैस के माध्यम से गुजारा जाता है तो गैस में परमाणुओं से पराबैंगनी ओवरटोन्स उत्पन्न होते हैं। सटीक दशाओं में इन ओवरटोन्स के अलग अलग चरण हो सकते हैं। जब ओवरटोन्स एक साथ मिलकर जुड़ जाते हैं तब एटो सेकेंड्स पल्सेस की उत्पत्ति होती है। अध्यारोपित होते ओवरटोन्स, जुड़ते या समाप्त होते ओवरटोन, एटो सेकेंड पल्स की उत्पत्ति। किए गए प्रयोग का उदाहरण से समझना। पल्स ट्रेन, ये गैस, लेजर पॉइंट, ये फिल्टर बिले, फिर कंबाइंड बीम, अवलोकन।
लेजर प्रकाश को दो पुंजों में विभाजित किया गया। इसमें से एक पुंज का उपयोग 8 सेकेंड पल्स को निर्मित करने के लिए किया गया। अब आगे इस 8 सेकेंड पल्स को और मूल लेजर पल्स को जोड़ा या कंबाइन किया गया। अंततः इस कंबाइंड बीम का उपयोग अत्यंत तीव्र प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जब एक ओवरटोन का शिखर और दूसरे ओवरटोन का शिखर आपस में जुड़ते हैं तो वे संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण से गुजरते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़े शिखर का निर्माण होता है। इसी तरह जब एक ओवरटोन का शिखर और दूसरे ओवरटोन का गर्त आपस में मिलते हैं तो वे विनाशी व्यतिकरण से गुजरते हैं। इसके परिणाम स्वरूप तरंगें एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देती हैं, अर्थात एक सरल रेखा शीर्ष और गर्त के बिना में प्रवाहित होने लगती हैं। इस तरह से काफ़ी अधिक संख्या में ओवरटोन को जोड़कर भौतिक वैज्ञानिक कुछ 100 एटोसेकेंड के लिए प्रकाश पल्सेज उत्पन्न किया। पल्स ट्रेन उत्पन्न करना पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रास पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रूज ने 8 सेकेंड पल्स की श्रृंखला को सफलतापूर्वक उत्पन्न और सत्यापित किया था। इस श्रृंखला से तात्पर्य पल्स के बाद अंतराल, उसके बाद एक और पल्स, उसके बाद फिर अंतराल के साथ यही क्रम चलते जाने से है। वैज्ञानिकों ने 43 एटोसेकेंड की छोटी पल्स उत्पन्न की। इन पल्सेस का उपयोग परमाणुओं और अणुओं, इलेक्ट्रॉन गतिकी सहित के अंदर की प्रक्रियाओं को कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है। मुख्य उपयोग एटोसेकेंड चिकित्सकीय निदान में इसकी सहायता से शरीर में किन्हीं विशेष अणुओं की उपस्थिति की जांच की जा सकेगी। पदार्थ विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और उत्प्रेरक जैसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनों का सटीक नियंत्रण, अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि। 8 सेकेंड मीट्रोलॉजी, समय निर्धारण की सटीकता में सुधार। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास के लिए दिया गया। पुरस्कार विजेता मोंगी जी बावेंडी और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी येकीमोव तीनों को मिला। क्वांटम डॉट्स के बारे में, क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित अर्धचालक कण होते हैं। इनका आकार सामान्यतः 10 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ m से अधिक नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार ही उनके गुणों को निर्धारित करता है। नैनो स्केल पर क्वांटम फिजिकल फोर्सेस के कारण पदार्थ या मटेरियल नए विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं। QDS को कृत्रिम परमाणु या शून्य आयामी इलेक्ट्रॉन प्रणालियों के रूप में भी जाना जाता है। जब पार्टिकल्स संकुचित होते हैं तो क्वांटम प्रभाव उत्पन्न होता है। जब पार्टिकल्स केवल कुछ नैनोमीटर व्यास के होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए उपलब्ध स्थान संकुचित हो जाता है। इसके चलते पार्टिकल्स के ऑप्टिकल गुण प्रभावित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तरंग, बड़ा नैनो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तरंग के लिए अधिक स्थान, छोटा नैनो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तरंग के लिए कम स्थान। क्वांटम डॉट्स के गुण, ये क्वांटम प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। इसके चलते QDS क्वांटम डॉट्स में ऑप्टिकल और ट्रांसपोर्ट संबंधी कई विशिष्ट गुण होते हैं। प्रतिदीप्ति, जब क्वांटम डॉट्स को किसी बाहरी विद्युत या प्रकाश स्रोत से प्रदीप्त किया जाता है तब वे एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के फोटॉन उत्सर्जित करते हैं।
ट्यूनेबल एमिशन। क्यूडीज अपने आकार के आधार पर अलग अलग रंगों के प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। इस गुण को साइज ट्यूनेबल एमिशन कहा जाता है और इसका व्यापक रूप से उपयोग डिस्प्ले प्रौद्योगिकियों और बायो इमेजिंग में किया जाता है। फोटो स्टेबिलिटी। पारंपरिक ऑर्गेनिक डाई की तुलना में क्यूडीज में प्रकाश विरंजन या फोटो ब्लीचिंग समय के साथ प्रतिदीप्त का ह्रास की संभावना कम होती है। इसके चलते ये इमेजिंग जैसे कि लाइव सेल इमेजिंग में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। पदार्थ की विविधता। क्वांटम डॉट्स को अलग अलग अर्धचालक पदार्थों जैसे कि कैडमियम सेलेनाइड, लेड सल्फाइड और इंडियम आर्सेनाइड आदि से बनाया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। बायोकम्पेटिबिलिटी। कुछ क्वांटम डॉट्स बायोकम्पेटिबल होते हैं। इसका अर्थ है कि इनका उपयोग जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना मानव का उपचार करने और जैविक अनुसंधान में किया जा सकता है। यह गुण बायो इमेजिंग और शरीर में निर्धारित स्थानों या कोशिकाओं तक दवा को पहुंचाने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में सहायक है। नोबेल विजेताओं की खोज के बारे में। 1980 के दशक की शुरुआत में एलेक्सी एकिमोव ने रंगीन कांच में साइज डिपेंस क्वांटम इफेक्ट आकार के आधार पर क्वांटम प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता हासिल की थी। कुछ साल बाद लुईस ब्रूस दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप से तैरते कणों में साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट को सिद्ध किया था। 1993 में मोंगी जी बावेंडी द्वारा अत्यंत विशिष्ट आकार और प्रकाश संबंधी उच्च गुणवत्ता वाले क्वांटम डॉट्स बनाने के लिए तकनीक विकसित की गई। मुख्य उपयोग। क्वांटम डॉट्स बायो इमेजिंग और मेडिसिन सेंसर्स, बायो लेबल्स आदि। क्वांटम कंप्यूटिंग। क्यूबिट्स क्वांटम बिट्स के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा। फोटोवोल्टिक सेल्स, सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स आदि। अन्य। ऑगमेंटेड रियलिटी, क्वांटम डॉट, लाइट एमिटिंग डायोड आदि। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खोजों के लिए मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन खोजों ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में प्रभावी mRNA टीकों के विकास को संभव बनाया था। पुरस्कार विजेता कैटलीन कारिको और डू विस्वेन। mRNA या मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। डीएनए में हमारे शरीर की सभी आनुवंशिक जानकारियाँ संग्रह होती हैं। mRNA इस आनुवंशिक जानकारी को निर्देशों के सेट के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इन निर्देशों के आधार पर ही कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं। आरएनए में 4 न्यूक्लियोसाइड क्षार या बेस होते हैं। इन्हें संक्षिप्त रूप से एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन के नाम से जाना जाता है। ये डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन के अनुरूप आनुवंशिक कोड के अक्षर हैं। mRNA वैक्सीन की कार्य प्रणाली। प्रयोगशाला में mRNA का निर्माण करके mRNA वैक्सीन बनाई जाती है। ये हमारी कोशिकाओं को निर्धारित प्रोटीन के एक खंड का निर्माण करने के लिए उत्प्रेरित करती है। इस प्रोटीन के चलते हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जवाबी कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हो जाती है। इन विट्रो
क्राइब्ड mRNA या सिंथेटिक mRNA का संश्लेषित रूप है। इसका उपयोग mRNA आधारित टीकों को बनाने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण जीवित कोशिका के बाहर किया जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की यह जवाबी कार्रवाई है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, हमें तुरंत बीमार होने से बचाने में मदद करती है। साथ ही हमारा शरीर उक्त रोग जनकों को याद रखता है, जिसके चलते भविष्य के लिए प्रतिरोधक क्षमता निर्मित हो जाती है। डीएनए से प्रोटीन रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन, आरएनए बनाम डीएनए, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, आरएनए के न्यूक्लियोबेस, न्यूक्लियोट्रेसेस, साइटोसिन, गुआनिन, क्षार युग्म, एडेनिन, थायमिन, शुगर फॉस्फेट की हेलिक्स संरचना, डीएनए के न्यूक्लियोबेस, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। एमआरएनए टीकों ने तेजी से टीकों का विकास करने का अवसर प्रदान किया है, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख चुनौतियां भी मौजूद हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज में इन चुनौतियों का समाधान किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कार्य एमआरएनए टीकों से संबंधित चिंताओं को समझना, इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए टीकों से जुड़ी हुई समस्याएं, अस्थिरता इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए को शरीर में डिलीवर करने के लिए अस्थिर और चुनौतीपूर्ण माना जाता था। एमआरएनए को शरीर में डिलीवर करने के लिए एक एडवांस्ड डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता थी। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए को एक आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में देखती हैं। इसके बाद ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करती हैं। कोशिकाओं और ऊतकों में अप्रभावी प्रोटीन का निर्माण होना। उन्होंने सवाल किया कि इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए को मानव शरीर आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में क्यों देखता है, जबकि स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त एमआरएनए के मामले में ऐसा नहीं है। अलग अलग रिएक्शन का कारण, स्तनधारी एमआरएनए कोशिकाओं से प्राप्त एमआरएनए को जब शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण शरीर में इसके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। इसके विपरीत जब संश्लेषित एमआरएनए को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह अपरिवर्तित